रूप से वही सिखाया जाता है। हमारी आज की जो अर्थव्यवस्था बनी है भारत में, वह भी पूर्ण रूप से वही दृष्टि और उसी व्यवस्था के और उसी उन्हीं नियमों के आधार पर बनी है। और वे भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में जो कहते हैं, वही चिटपुट वाक्य हमारे मन मस्तिष्क में बैठे हुए रहते हैं। उनका जो आकलन है, उनका जो अभिप्राय है, वही हमारे लिए मार्गदर्शक, निर्देशक, नियमन करने वाला ऐसा बन जाता है। इसलिए हमारा भी अभिप्राय कभी कभी या अधिकांश ऐसा ही बन जाता है। उसका एक उदाहरण है, हमारे यहाँ वस्तु विनिमय प्रथा थी और करेंसी तो नहीं थी। ये बार्टर सिस्टम, एक तो ये बार्टर सिस्टम की संकल्पना ही अवास्तविक है। जो कुछ ऊपर ऊपर से देखा, उसके आधार पर सिद्धांत बना लिया, ये कोई बहुत बौद्धिक प्रक्रिया नहीं है। साउंड बौद्धिक प्रक्रिया तो उसको नहीं कहा जा सकता। और उसको फिर वस्तु विनिमय प्रथा हमारे यहाँ थी ऐसा बताना, ये भी अध्ययन कितना कम है हमारा, उसका ही निर्देशक है। वस्तु विनिमय प्रथा, ये करेंसी हमारे यहाँ नहीं थी अथवा उपयोग में नहीं ली जाती थी, इसका निर्देशक है। यह कहाँ संभव है? आज हो या पूर्व काल में हो, कहाँ संभव है? जहां यूनिट छोटा है। जैसे कि कुटुंब में कभी भी सर्विस हो या वस्तु हो, उसमें कोई पैसे का लेन देन थोड़े होगा। तुम मेरे कपड़े धो दो, ये तुम्हारा इतना पैसा, मैं तुम्हारे लिए ये बिस्तर बिछा दूंगा, उतना इसका पैसा, हिसाब बराबर कर देते हैं। ऐसा जैसे कुटुंब में हम कल्पना नहीं कर सकते, उसी प्रकार से जो उत्पादन का यूनिट है गांव, उसमें भी नहीं कर सकते। ये बात ठीक है। तो छोटी इकाई होती है, और जो उत्पादन केंद्रित ऐसी व्यवस्था होती है, वहां ये करेंसी का माध्यम के रूप में प्रयोग न होता हो, ये समझा जाता है। उसमें भी ये विनिमय प्रथा नहीं है। विनिमय माने मैं तुम्हें गेहूं दूंगा और तुम मुझे वस्त्र दो, इस प्रकार का विनिमय नहीं है। अगर इस प्रकार का ही विनिमय होता तो फिर उसमें कुछ न कुछ माध्यम के रूप में, करेंसी के रूप में कुछ तो आ ही जाता। तो जिसको वस्तु विनिमय करके बताया गया, वो वस्तु विनिमय नहीं है। वो ग्राम में जिसकी जितनी आवश्यकता है, उसकी पूर्ति जो उसका उत्पादन करता है, उसके माध्यम से हो जाती है। ये इसका अर्थ है। मेरे परिवार को जितना वस्त्र चाहिए, उतना गांव के बुनकर के द्वारा मुझे मिलेगा। इतना सीधा साधा इसका हिसाब है। मेरे परिवार को जितने धान्य की आवश्यकता है, वह उस धान्य का उत्पादन करने वाले से मुझे प्राप्त हो जाएगा, ऐसी गारंटी है, ऐसी ये व्यवस्था है। और इस व्यवस्था का भी कुछ न कुछ नियमन तो करना ही होता है। जैसे उत्पादन कौन कितना करेगा, किसका करेगा, इसका नियमन है। उस प्रकार से किसको क्या मिलेगा, कब कितना मिलेगा, उस व्यवस्था का भी नियमन करने की आवश्यकता तो होती है। और उसमें कल हमने देखा था कि गांव का पुरोहित है, वह इसका नियमन करता है। परंतु ये जो है, इसको एक तो पहले फिर से एक बार कहूं, ये वस्तु विनिमय नहीं है। जितना चाहिए उतना मिल जाना, उसकी व्यवस्था हो जाना, उसका उसकी व्यवस्था बिठाना, ये इसका नाम है। परंतु इससे भी व्यापक
विस्तृत परिस्थिति में जब इसका विचार किया जाता है, तो ये प्रथा जो है, अब इसको हम क्या नाम देंगे? उपभोक्ता के पोषण की व्यवस्था, ऐसा हम कह सकते हैं, अथवा जिसकी आवश्यकता है उसको ये प्राप्त हो जाने की व्यवस्था। ये जो हम कहते हैं वो ग्राम नाम के एक यूनिट में तो लागू होना संभव है, परंतु नगर में, महानगर में, बहुत बड़े विस्तार में तो ये नहीं हो सकता। जहां उत्पादन होता नहीं वहां नहीं हो सकता। और इतनी बड़ी व्यवस्था को, इतने बड़े विस्तार को, ये कोई छोटे छोटे नगरों की, छोटे छोटे राज्यों की बात ही नहीं है। बहुत विस्तरित ऐसे हमारे जब राज्य की, साम्राज्य की ऐसी बात आती है, तब ये व्यवस्था नहीं होती। दूसरा है कि भारत में करेंसी नहीं थी, ऐसा तो कौन कहेगा? वेद काल से मुद्रा की बात तो होती ही रही है। ईसा पूर्व कितने ही शतकों में मुद्रा की बात तो होती है, उसके लिए शब्द प्रयोग भी है। तो मुद्रा तो है। 1000 वर्ष पहले मैं गुजरात का उदाहरण दूं तो ऐसी प्रथा थी, ये मैंने पहले भी दिया हुआ उदाहरण है, कि बहुत बड़े व्यापारी जिनको श्रेष्ठी कहा जाता था, कुछ श्रेष्ठियों के महालयों के ऊपर ध्वजा फरकते थे। ये ध्वजा किस बात का संकेत था? इस व्यापारी का वार्षिक टर्नओवर 56 कोटि सुवर्ण मुद्राओं का है। 1000 वर्ष पहले की 56 कोटि सुवर्ण मुद्रा, ये आज के छोटे कॉरपोरेट सेक्टर का तो आभास देगा ही, लेकिन 56 वर्ण मुद्रा ये करेंसी है। इसके फिर छोटे छोटे वर्जन भी आते ही होंगे। तो करेंसी तो है, और करेंसी के माध्यम से खरीदी होना और बिक्री होना, ये भी व्यवस्था तो पहले से है ही। जब वेतन या दक्षिणा, वेतन को जो दक्षिणा कहते थे, या मानधन कहते थे, या गौरव धन कहते थे, वो भी तो मुद्रा में ही, करेंसी में ही तो दिया जाता था। हमने इसके उदाहरण पढ़े भी हैं, देखे भी हैं, सुने भी हैं। तो मुद्रा तो थी ही, और मुद्रा के माध्यम से खरीदी और बिक्री होना, ये इसी बाजार की व्यवस्था भी थी ही हमारे यहाँ। ग्राम में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती थी। जहां वाणिज्य नहीं होता वहां इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती, ये स्वाभाविक है। और ग्राम में वाणिज्य नहीं होता, ग्राम में केवल सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति राइट फ्रॉम द प्रोडक्शन सेंटर ऐसे हो जाती थी। परंतु वाणिज्य नगर में होता था। हमारे इस समृद्धि के जो दो मूल स्रोत हैं, उत्पादन और वाणिज्य, तो वाणिज्य नगर में होता था। छोटा बड़ा कोई केंद्र ग्राम में भी हो, उसका आउटलेट ग्राम में हो, ये अलग बात है, परंतु नहीं तो वाणिज्य ये ग्राम की मुख्य गतिविधि नहीं है। उसकी व्यवस्था नगर में होती है, और उसमें फिर वाणिज्य में छोटे दुकानदार से लेकर बहुत बड़ी व्यापारी जिनको प्रतिष्ठान कहते हैं, ऐसी भी व्यवस्था थी। बिक्री के लिए जो बंजारे होते थे, माने वो बंजारे कितने बड़े पैमाने पर वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार के लिए ही जाते थे। और रास्ते में जहां जहां बिक्री के लिए सामान मिलता था वो लेते थे, बेचने के लिए जो चीजें थी वो बेचते थे। ऐसा मोबाइल व्यापार भी हमारे यहाँ होता था, और वो भी लाखों करोड़ों का होता था। तो ये भी हमारे इतिहास में हम पढ़ते ही हैं। और विदेशों में जाकर व्यापारी प्रतिष्ठान होना, ये तो अभी 19वीं शताब्दी तक हमारे यहाँ चलता ही रहा है।
हम देखते हैं गुजरात के पश्चिम समुद्र किनारे से अफ्रीका में जाकर वहां कॉलोनीज बनाने वाले गुजराती व्यापारी आज भी हैं। और ये सारे मूल व्यापार करने के लिए ही वहां गए थे। और वहां उन्होंने सदियों तक, शतकों तक अपना व्यापार किया है। तो व्यापार, विदेश व्यापार होना, ऐसा ट्रांसपोर्ट उसके लिए होना, अपने स्थान पर भी बहुत बड़ा फैला हुआ व्यापार होना, छोटे से छोटी बिक्री, छोटे से छोटा बिक्री का केंद्र होना। कहने का तात्पर्य है कि वाणिज्य की व्यवस्था भी हमारे यहाँ बहुत व्यापक ऐसी रही है, बहुत श्रेष्ठ प्रकार की ऐसी रही है। ऐसा नहीं है कि हम ये बार्टर सिस्टम, भारत में बार्टर सिस्टम चलती थी, अरे इतना इतना ऐसा कह देना, ये तो कोई समझाने की बात ही नहीं हुई, या व्यवस्था समझने की भी बात नहीं हुई। तो वाणिज्य तो होता था, और वाणिज्य के सारे नियम भी बने हुए थे। कीमतें निर्धारित कैसे होंगी इसकी भी व्यवस्था होती ही थी। कितनी, किस प्रकार से संग्रह किया जाएगा इसकी भी व्यवस्था होती थी। संग्रह ये एक बहुत बड़ी व्यवस्था है। व्यक्तिगत रूप से घरों में, कुटुंबों में कितना संग्रह करना चाहिए, इसके नैतिक और व्यवस्थाकीय नियम तो बने हुए हैं कि कितना संग्रह करना चाहिए। फिर व्यापारियों ने कितना संग्रह करना चाहिए, महाजनों ने, जो सार्वजनिक व्यवस्थाएं देखने वाली संस्थाएं हैं, उन्होंने कितना संग्रह करना चाहिए, राजकोष में कितना संग्रह होना चाहिए, धन का भी और अन्न धान्य का भी कितना संग्रह होना चाहिए। तपोवनों में जो गुरुकुल चलते हैं वहां भी तो संग्रह होता ही होगा। तो ये संग्रह कैसे, किस रूप में होना चाहिए, इसकी भी एक बहुत बड़ी व्यवस्था बनी थी। इसलिए संग्रह करना, बिक्री के लिए भंडारण करना, उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करना, अब संग्रह करना है, समझो 7 वर्ष तक चले इतने धान्य का संग्रह राज्य व्यवस्था में होना चाहिए। ऐसा यदि नियम बनाया तो 7 वर्ष के लिए इसकी सुरक्षा कैसे होगी। तो प्रिजर्वेशन की भी बहुत बड़ी व्यवस्था यहाँ थी ही। कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाएगा, तो ट्रांसपोर्ट और पैकिंग, इसकी व्यवस्था भी होगी। ये कोई बातें हमारे यहाँ नई नहीं है। केवल भारतीय के स्थान पर यूरो अमेरिकी व्यवस्थाएं आ गई हैं, इतना ही इसमें अंतर हुआ है। तो हमें भारतीय पद्धतियों के बारे में अधिक विचार करना चाहिए, और भारतीय मानस के लिए और भारतीय बुद्धि के लिए भारतीय पद्धति से भारतीय व्यवस्थाएं देखना, समझना, ये सामान्य बुद्धि का काम है। पहले ही मैंने जो कहा था, हीनता बोध से यदि हम मुक्त हो गए, हमारा मन इससे मुक्त हो गया, तो हमारा बुद्धि विभ्रम भी दूर हो जाएगा। और यदि हम मुक्त रूप से मन और बुद्धि से इसका विचार करें, व्यवहार चातुर्य से इसका विचार करें, तो इसके लिए कोई अर्थशास्त्र में पीएचडी करने की आवश्यकता ही नहीं है। सामान्य बुद्धि से समझ में आने वाली बातें हैं कि हमारे मूल सिद्धांत क्या है, वो सर्वत्र लागू करो। कैसे मूल सिद्धांत एकदम प्रारंभ में बताया था, किसी भी अर्थ व्यवहार में, किसी भी आदान प्रदान में पर्यावरण का नाश नहीं होना चाहिए, उसकी हानि नहीं होनी चाहिए। यह आधारभूत सिद्धांत है। ये संग्रह करने में भी लागू होगा, ट्रांसपोर्ट में भी लागू होगा, पैकिंग करने में भी लागू होगा, उत्पादन में भी लागू होगा, वाणिज्य में भी लागू होगा, सर्वत्र लागू होगा। उसी प्रकार से उपभोक्ता के स्वास्थ्य की हानि नहीं होनी चाहिए। ये दूसरी बात है, ये भी सार्वत्रिक रूप से
छोटी बड़ी सभी व्यवस्थाओं को लागू होगा। तो ये तो सामान्य बुद्धि से समझ में आने वाली बात है ना, कि क्या खाने से, क्या पहनने से, कैसे पदार्थों का उपभोग करने से, कैसी व्यवस्था में रहने से स्वास्थ्य की हानि होगी, कैसी ये बातें अपनाने से पर्यावरण की हानि होगी। ये तो सामान्य बुद्धि से समझ में आने वाली बात है। थोड़ा भी सहृदय और विचार करने वाला मनुष्य होगा तो उसको समझ में आ जाएगा। और तीसरा, मनुष्य की स्वतंत्रता का नाश नहीं होना चाहिए, सम्मान और गौरव का नाश नहीं होना चाहिए। ये तो बहुत बड़ा सांस्कृतिक मापदंड है। तो स्वास्थ्य का मापदंड, सांस्कृतिक मापदंड, ये भारत के लोगों के रक्त में है, भारत के लोगों के मूल विचार करने की पद्धति में है। तो ये तो समझ में आ जाएगा। आज भी अगर ये लागू करने लगे तो व्यवस्थाएं ठीक हो सकती है। पहली बात जो है वो हीनता बोध से मुक्ति होनी चाहिए। ये इतना बड़ा मुद्दा है कि हमारी बुद्धि को वो परास्त कर देता है, पग पग पर प्रश्न निर्माण करता है। ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। तो बुद्धि विभ्रम इसका परिणाम है। और इसलिए विपरीत बुद्धि, विपरीत व्यवस्थाएं ये पग पग पर होने लगती हैं। वो मनोदौर्बल्य उसका एक परिणाम है कि हीनता बोध है, इसलिए मनोदौर्बल्य है। मनोदौर्बल्य माने 10 लोग कहते हैं कि ये तो ठीक नहीं, तो भी एक मुक्त स्वतंत्र विचार वाला व्यक्ति कहता है नहीं, यही ठीक है और यही सत्य है, ऐसा ही करना चाहिए। और अगर उसका मनोबल अच्छा है तो वो ऐसा करेगा भी, और फिर 10 लोगों को समझाने का प्रयास भी करेगा। और इसकी सत्य निष्ठा या सिद्धांत निष्ठा का अपना बल भी इतना है, और सामने वाले 10 लोग भारतीय मूल के हैं, इसलिए समझना भी उनके लिए सरल होगा, और तो परिवर्तन भी सरल होगा। अपने आधार पर अपना परिवर्तन करो, फिर से जाओ। हीनता बोध है, इसलिए हमको ये सारी बातें बहुत भारी पड़ती हैं, बहुत असंभव सी लगने लगती हैं। तो मूल बात पर आते हैं। पहले तो वाणिज्य की बहुत बड़ी व्यवस्था हमारे यहाँ थी। अब जब वाणिज्य की बात और उसके फैले हुए स्वरूप की बात आती है, तो लगेगा अब उत्पादन की भी बात करो उसके लिए भी, कि बहुत बड़ा उत्पादन का केंद्र होगा। तो उसमें सबके सब अपने काम के मालिक नहीं होंगे, कहीं तो नौकरी होगी ही। नौकरी का मूल सिद्धांत क्या है? नौकरी का मूल सिद्धांत है जो भी हम करते हैं उसमें हमारा निर्णय अंतिम नहीं होता, हमारी इच्छा ही प्रेरक तत्व नहीं होता, हमारी सामान्य समझदारी का भी कितना मूल्य होगा नहीं होगा इसकी अनिश्चितता रहती है। हम स्वतंत्र नहीं होते निर्णय करने के लिए, काम करने के लिए, विचार करने के लिए, हमारा वैचारिक योगदान देने के लिए हम स्वतंत्र नहीं होते। इसीलिए नौकरी को कनिष्ठ माना है कि जहां हमें ऐसी स्वतंत्रता नहीं है। अब बहुत बड़ी व्यापारी संस्था है या बहुत बड़ा उत्पादन केंद्र है, तो ऐसे अनेक लोग होंगे जिनको अपने काम की मालिकी नहीं है, उसको अनुकूल बनना ही पड़ेगा। किसके अनुकूल बनना पड़ेगा? जो हमसे ज्यादा बड़े पद पर है उसके अनुकूल बनना पड़ेगा, उसको अपने से बड़े पद पर है उसको उसके अनुकूल बनना पड़ेगा। ये व्यापारी प्रतिष्ठान जिसका है, जो मालिक है, उसके अनुकूल बनना पड़ेगा। तो ये अनुकूल बनना केवल एकमात्र नौकरी का मापदंड फिर नहीं होगा, ऐसा कहना प्राप्त है। क्योंकि जब 56 कोटि का टर्नओवर है तो नौकर चाकर तो उसमें भी होंगे, उसके बिना कैसे काम चलने वाला। बहुत बड़ा खेत है और स्वयं के 4 पुत्र नहीं है, और उन 4 पुत्रों के 10 पुत्र पौत्र नहीं है, तो इतने बड़े 100 एकड़ की भूमि पर खेती कैसे होगी?
और 100 एकड़ तो बिल्कुल एक के पास होना ही नहीं चाहिए। ऐसा कम्युनिस्ट विचार भी जहाँ नहीं है, वहाँ जो खुद अपने परिवार के नहीं है, ऐसे लोगों की सहायता की आवश्यकता तो पड़ेगी। वो सारे जो आएंगे वो मालिक तो नहीं होंगे, जमीन का मालिक तो किसान है, व्यापार का मालिक तो एक है, तो फिर ये नौकरी तो उसमें भी होगी। ऐसे प्रतिष्ठानों में नौकरी करना ये कितना हेय है, कितना कनिष्ठ माना जाना चाहिए। अगर हेय है, कनिष्ठ है, इसलिए कोई काम करने के लिए तैयार ही नहीं होगा। स्वाभिमानी व्यक्ति उसमें काम ही नहीं कर सकता। स्वाभिमान की रक्षा करना जिसको सबसे पहला मुद्दा लगता है, वो तो कभी जाएगा ही नहीं करने के लिए। तो फिर ये व्यवस्था कैसे चलेगी, और ये व्यवस्था बनेगी ही कैसे? और बनेगी नहीं तो कहीं बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक अनुपात में ये सारे बड़े बड़े उद्योग, बड़े बड़े व्यापार केंद्र, ऐसा तो चलेगा नहीं। तो फिर इसका मेल कैसे बिठाया जाता है सामान्य जीवन में और सर्वसामान्य व्यवस्थाओं में? ये मेल कैसे बिठाया जाता है? तो इसका सांस्कृतिक उत्तर है कुटुंब भावना। हाँ, ये बात ठीक है कि वो काम करने वाला नौकर है, वह मालिक नहीं है, वह नौकर ही है। और जो बड़े व्यापारी संस्थान में भी काम करता है, वो भी नौकर ही है। वो मजबूरी में नौकर है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। उसकी क्षमता है, उसका कौशल है, उस कौशल की यहाँ आवश्यकता है, उसका भी मूल्य है। परंतु व्यवहार पूरा, मानस पूरा कुटुंब का है। ये छोटे से छोटा व्यक्ति भी मेरे कुटुंब का एक सदस्य है, ऐसा भावात्मक वातावरण होता है। ये सिद्धांत सर्वत्र लागू है। उदाहरण के लिए मेरे घर में यदि झाड़ू पोछा लगाने के लिए या बर्तन कपड़े धोने के लिए कोई नौकर आता है, तो फिर मैं मालिक हूँ और वो नौकर है, ये बात तो सही है। क्या भोजन बनाना और कौन से कपड़े पहनना, खरीद करना, इसमें उसका अभिप्राय, उसका कोई योगदान नहीं है। वो मैं मालिक माने मालिक हूँ, वो नौकर माने नौकर है। परंतु उस नौकर के कुटुंब की जिम्मेदारी फिर मेरी है। उसकी संतानों की शिक्षा, उसके परिवार के लोगों का स्वास्थ्य, उसकी बेटी का विवाह, उसके घर में कोई दुर्घटना होती है तो उसमें सहायता, उसमें उसकी उसकी सुरक्षा, ये मेरी जिम्मेदारी है। अर्थात जो नौकर है वो वैचारिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, उस वाणिज्य में या उत्पादन में अपना योगदान नहीं दे सकता। उसके सामने उसकी उसके योग क्षेम की चिंता की जिम्मेदारी मालिक की है। वो ये तुम्हारा इतना वेतन तुमको दे दिया, अब तुम जानो, तुम्हारा परिवार जाने, अभाव है, कोई बीमार है या किसी को किसी बात की आवश्यकता है, वो काम मेरा नहीं है, वो इट्स नॉट माय हेडेक, ऐसे कोई डिजोन नहीं कर सकता। इसलिए वो कुटुंब भावना, जो हम कहते हैं कि भारत का समाज पूरा कुटुंब भावना से चलता है, तो ऐसे व्यापारी संस्थानों में भी वह लागू होता है। ये तो एक बात है कि जब तक वो मेरे यहाँ नौकर हैं, तब तक उसके संपूर्ण कुटुंब के योगक्षेम की जिम्मेदारी मेरी है। ये मालिक का एक दायित्व हुआ। परंतु दूसरी परंपरा हमारी ये रही है, मैं तो 200 वर्ष पहले की, 150 वर्ष पहले की अगर बात करूं, तो गुजरात के छोटे छोटे गांवों से, ये गुजरात की बात नहीं है, सभी राज्यों की बात है, छोटे छोटे गांवों से मुंबई में कपड़े की मिल बनाने के लिए, बड़ी व्यापारी पीढ़ी बनाने के लिए लोग जाते थे, फिर अपना व्यापार फैलाते थे। अपनी कपड़े की मिल,
जो है उसको भी बढ़ाते थे। तो सहयोगी के रूप में, नौकर के रूप में काम करने वाले अपने गांव से, अपने सगे संबंधी, अपने गांव के लोग, अपने परिचित लोग, इनको बुलाते थे। वो तरक्की, उनकी भी तरक्की हो, ये उसके पीछे की भावना थी। वो इसलिए करना पड़ता था कि गांव के उद्योग धंधे सारे तो ब्रिटिशों ने खत्म कर दिए थे, तो वे आते थे। जहां जहां संभव होता था वहां वहां उनको भागीदार बनाया जाता था। आज जो सहकारी क्षेत्र है उसका मूल ये भावना है, बल्कि आज सहकारी क्षेत्र में वो भावना नहीं रही, मूल सिद्धांत रहा, भावना नहीं रही, तो इधर का उधर तो हो गया है, विपरीतता आ गई है। लेकिन मूल भावना ये थी कि वह भागिया था, माने भागीदार था, पार्टनर था। भले ही उसका भाग आधी पाई का है, पाई माने 1 रुपये की 16 आने, 4 पैसे, और 12 पाई माने 192 पाई होती है 1 रुपये में। तो आधी पाई का हिस्सा होगा या 1 पाई का हिस्सा होगा, लेकिन वो हिस्सेदार हैं। हाँ, व्यवहार में वो नौकर के जैसा विनम्र है, उसका वैचारिक योगदान नहीं है, ये सब ठीक है, लेकिन उसका दर्जा भागीदार का है। और जैसे ही कुछ मौका आता था जिसमें संभावनाएं हैं, उसको अपना स्वतंत्र धंधा शुरू करने के लिए वो मालिक है वही प्रोत्साहित करता था, सहायता करता था, और उसका व्यापार सेटल हो जाए तब तक उसकी सुरक्षा भी करता था, उसके पीछे खड़ा रहता था। सिद्धांत क्या है? मनुष्य जैसे मनुष्य को नौकर नहीं रहना चाहिए, यही इसका मूल सिद्धांत है। और जब तक मेरा नौकर है तब तक उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। नहीं, स्वतंत्रता नहीं उसने छीन ली है। मेरे यहाँ नौकर है, उसकी बेटी के लिए कौन सा वर पसंद करना, उसमें दखल नहीं देना, उसके घर में क्या खाना बनेगा उसमें दखल नहीं देना, परंतु उसको खाना मिलेगा कि नहीं, और पढ़ाई की, स्वास्थ्य की आदि सारी व्यवस्था होगी कि नहीं, वो उसका तो मुझे ध्यान देना ही चाहिए। ऐसे ये कुटुंब भावना के आधार पर और स्वमान रक्षा, स्वतंत्रता की रक्षा के आधार पर ये बड़े बड़े उद्योग भी चलते थे। और इसलिए नौकर भी अपने परिवार की तरह ही वफादारी से काम करता था, गौरव से काम करता था, और निष्ठापूर्वक काम करता था। और स्वामी भी नौकर के प्रति अपने अपने पुत्रों की तरह वात्सल्य से और स्नेह से व्यवहार करता था। ये बहुत लंबे समय तक ये चला। धीरे धीरे इसमें विकृति और पूर्ण रूप से परिवर्तन लाने के लिए यदि कोई व्यवस्था जिम्मेदार है तो वह शिक्षा व्यवस्था है। उसने सारा मानसिक परिवर्तन भी कर दिया, व्यवहार में तो कर दिया, व्यवस्था का परिवर्तन तो हो गया, कानून आदि सब बदल गया, सिद्धांत बदल गए, विचारधारा बदल गई, और ये सारे भावात्मक बदल भी उसमें हो गया। अब तो भावात्मकता दिखाना नहीं, नहीं प्रोफेशनल बनो, कमर्शियल प्रोफेशनल ऐसे बनो, इमोशनली मत विचार करो, ऐसा धीरे धीरे प्रचलन बढ़ने लगा। तो ये जो नौकरी है विशेष रूप से उत्पादन और वाणिज्य में और घरों में भी चाकरी करने वाले लोग जो हैं उनके साथ आत्मीयता का व्यवहार, कुटुंब भावना का व्यवहार, ये हमारा बहुत बड़ा बाइंडिंग फोर्स रहा है। समाज का संगठन निरामय रखने वाला ये फोर्स रहा है। इसको छोड़ने से हम संगठन की दृष्टि से भी अत्यंत शिथिल हो गए हैं। इसका तो हम भुगतते ही हैं, अभी भी भुगतते हैं। तीसरा जो फैक्टर है, हम कहते हैं यह शुद्ध नौकरी का क्षेत्र है। ये तो व्यापारी प्रतिष्ठान और उत्पादन, इसमें नौकरी का विषय रहा।
परंतु जो शुद्ध नौकरी का क्षेत्र है और साथ में शासन प्रशासन का भी है, कैसे दोनों बातों का मेल यहाँ है कि एक तरफ तो राजा व्यवस्था की दृष्टि से और भावना की दृष्टि से प्रजा का सेवक है, व्यवस्था का नौकर है, मंत्री भी नौकर हैं। दूसरी तरफ व्यवस्था संचालन की दृष्टि से स्वामी है, अधिकारी है और सर्वोच्च अधिकारी है। राजा को एक तरफ सम्मान है, ये पृथ्वी पर का देव है, ये नृपति है, नरपति माने सभी का स्वामी है, सब पूरी प्रजा का स्वामी है। दूसरी तरफ राजा के लिए कैसे कैसे भिन्न भिन्न बातों का मेल बिठाया जाता है कि एक तरफ तो वह स्वामी है, पति है, नाथ है, दूसरी तरफ वह सेवक है, नौकर है, दास है, ये भी है, और तीसरी तरफ वह प्रजा का पालक है, माने पिता है, पालक पिता है। प्रजा राजा की संतान है और राजा प्रजा का पालक पिता है। तो पिता माने कुटुंब भावना, सेवक माने सामाजिक भावना, और नौकर माने आर्थिक व्यवस्था, ये तीनों बातों का मेल इसमें बिठाया गया है और तभी ये राज्य का संचालन होता है। इस अर्थ में भारत में पहले से ही लोकतंत्र है। लोकतंत्र माने लोक की मर्जी से ही कोई राजा राजा होता है। राजा शब्द की व्याख्या ही वही है, प्रजानुरंजनात् राजा, प्रजा का रंजन करता है, इसलिए उसको राजा कहा जाता है। रंजन करना माने खुश रखना, खुश रखने में सुखी रखना, स्वतंत्र रखना, उसकी सारी इच्छाओं की पूर्ति करना, ये जो करता है वही राजा है। तो राजा किसका अनुरंजन करता है? प्रजा का अनुरंजन करता है। और इसलिए जिस दिन प्रजा को लगता है कि ये राजा हमारा रंजन नहीं करता, हमारी सुरक्षा नहीं करता, वह चरित्रवान नहीं है, राजा होने के लायक नहीं है, तब प्रजा उसको पदभ्रष्ट भी करती थी। तो अधिकार तो प्रजा का ही था। महाभारत के शांति पर्व में कहा है कि राजा अपने अभिषेक के समय, पद ग्रहण करते समय जो शपथ लेता है, वह शपथ क्या है? मैं प्रजा का अनुरंजन करूंगा, मैं प्रजा की रक्षा करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा लेकर जिसने अपने ऊपर अभिषेक किया है, वो यदि रंजन नहीं करता, रक्षण नहीं करता प्रजा का, तो प्रजा को, उस राजा को पागल कुत्ते को जैसे पत्थर मार मार कर मार डाला जाता है, वैसे राजा को भी पद भ्रष्ट करके मारने का अधिकार है। ये अधिकार तो अंतिम प्रजा का ही है। जब तक वो ठीक रहता है, ठीक शासन अपना काम करता है, तब तक तो उसका अधिकार है। व्यवस्था की सुरक्षा, व्यवस्था के संचालन में उसका सर्वोच्च अधिकार है। परंतु प्रजा के मत के विरुद्ध गया, प्रजा के सुख और हित के विरुद्ध गया, तो वही प्रजा अपने अधिकार से उसको पदभ्रष्ट करेगी। इसी को तो लोकतंत्र कहते हैं, द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। व्यवस्था नहीं, ये तो मैकेनिकल व्यवस्था है। मत देने की व्यवस्था लोकतंत्र की, ये तो बहुत ही छिछली और बहुत ही बहुत ही सतही और बहुत ही जिसके पीछे कोई रीजनिंग नहीं है, ऐसी है। परंतु वास्तव में लोकतंत्र ये तो हमारे प्राचीन काल से मान्य ही है। और इसके लिए राजा के लिए शासन दिया गया, जब तक प्रजा में एक भी व्यक्ति भूखा है, तब तक राजा को भोजन करने का अधिकार नहीं है। राजा का पद सभी कर्तव्यों से ही
भरा है। तो प्रजा को जब तक अभाव है, प्रजा अभावग्रस्त है, तब तक राजा को चैन की नींद लेने का अधिकार नहीं है। तब तक उसको किसी भी प्रकार के भोगों का उपभोग करने का अधिकार नहीं है। यही भारत की लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है। अब आज हम जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, ये सब पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि राजा की व्यवस्था को तो हम ही कहते हैं। अरे नहीं नहीं, भारत जब स्वतंत्र हुआ तब 562 राज्य थे, परंतु फिर से राज्य तंत्र नहीं आया। क्यों नहीं आया? हम ही ऐसा कहने वाली प्रजा थे, अरे राजा तो विलासी होते हैं, स्वच्छंद होते हैं, उनके राज्य में प्रजा सुखी कैसे रह सकती है, लोकतंत्र ही ठीक है, डेमोक्रेसी ही ठीक है, वो तो एकदम आदर्श व्यवस्था है, इसलिए भारत में डेमोक्रेसी ही चाहिए। इसके सामने कोई वाद ही नहीं हुआ, इसके सामने एक भी अभिप्राय नहीं आया। और आदर्श राज्य व्यवस्था के नाते लोकतंत्र, आज का वो डेमोक्रेसी ऑफ वोट, वो आ गई। अब जो भारत में व्यवस्था थी उसमें एक राजा को और मंत्री को, माने शासक और प्रशासक को, शस्त्र, शास्त्र और शील, इन तीनों की बहुत घनिष्ठ शिक्षा मिलनी चाहिए। वो निरक्षर नहीं रह सकता, वो शास्त्र ज्ञान के बिना नहीं चल सकता, ऐसी होनी चाहिए। उसकी ट्रेनिंग बचपन से बहुत कठोर पद्धति से होती रही है, तभी वो राजा हो सकता है। आज तो मत मत प्राप्त करके मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हुआ जा सकता है। ये कितना, माने कैसे, समझ में नहीं आने वाली बात है, लेकिन उत्तम शासन पद्धति के रूप में वो स्थापित हो गई है। और आज तो इसके बारे में कोई विचार सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर हो ही नहीं सकता, ऐसी स्थिति आ गई है। तो ये नौकरी के बारे में भी हमें और अधिक अच्छी तरह से विचार करने की आवश्यकता है। नौकरी माने कनिष्ठ, अधम, ऐसा ऐसा एक सूत्री सिद्धांत हम नहीं बना सकते। नौकरी के पीछे कौन कौन सा विचार रहा है, इसको समझना आवश्यक है। ये अब हम कल इस विषय पर थोड़ा आगे भी विचार करेंगे। आपसे प्रश्न तो अपेक्षित हैं, ये तो बनता है कि आप इस विषय में प्रश्न और अभिप्राय जरूर भेजें, तभी आपका इस चिंतन में, विमर्श में कोई सहभाग है ऐसा कहा जाएगा। अक्रिय श्रवण भक्ति ये कोई अध्ययन की बहुत अच्छी पद्धति है ऐसा तो नहीं माना जाना चाहिए। तो देखिए, अब यहाँ रुकते हैं। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको नमस्कार। प्रणाम ताई। प्रणाम ताई। प्रणाम राम ताई। ताई। प्रणाम ताई। हम ताई, राम राम।